हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और आज हम करने वाले हैं हमारा फाइनल पार्ट ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये है हमारा पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट है हमारे सोसाइटल इम्पैक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसे ही न्यू वीडियो आएगा एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइबर क्राइम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है। पहले तो नॉर्मल बात करें कि क्राइम क्या होता है। क्राइम मतलब होता है अपराध। ठीक है, तो हमारे जो आसपास की नॉर्मल दुनिया है उसमें जो कोई अपराध है वो किस तरीके के अपराध होते हैं। किसी ने चोरी कर ली, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? क्राइम। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं, उनको कुछ सजा मिलती है, वो सब क्या होते हैं? क्राइम या अपराध। ठीक है, उनके लिए पुलिस स्टेशन है, वहां पे रिपोर्ट लिखती है और उनको जेल होती है और डिफरेंट टाइप की सजा हम उनको सुनाते हैं। ठीक है, अब साइबर क्राइम से क्या मतलब है? अब साइबर क्राइम से मतलब है, तो इसमें 2 वर्ड है, साइबर और क्राइम। इसमें साइबर मतलब क्या होता है? साइबर मतलब जो हमारी कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इनकी दुनिया है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर्स की जो दुनिया है उसमें यदि कोई क्राइम होता है, ठीक है, उस पर कोई अपराध करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, हिंदी में तो आ गया समझ में। अब हम इसी को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या है? criminal activity on digital environment against individual, group, organization, country with the intent to directly or indirectly cause physical harm, financial loss और mental harassment। यानी कि वह सारी एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं डिजिटल एनवायरनमेंट यानी कि इंटरनेट पर या किसी नेटवर्क पर या कंप्यूटर पे करते हैं, किसके खिलाफ? कोई इंडिविजुअल हो, कोई एक पर्टिकुलर बंदा हो, कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंट्री हो। ठीक है, उसके खिलाफ हमने क्या करी? कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस मेंटेलिटी से क्यों हम कर रहे हैं ऐसी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी? ताकि उसको फिजिकल हार्म हो, उसको फाइनेंशियल हार्म हो, उसके पैसे में कमी आ जाए, ठीक है, वो गरीब हो जाए, उसका बिजनेस डूब जाए, इस तरीके की चीजें कुछ करने के लिए। या फिर मेंटल हेरेसमेंट, यानी कि हम क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि उसको परेशान करें, उसको मेंटली टॉर्चर करें, वो परेशान रहने लगे, इस तरीके की चीजें। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं साइबर क्राइम की चीजें। ठीक है, ये सब चीजें किसमें आती हैं? साइबर क्राइम में। ठीक है, अब इन सब चीजों को करने के लिए क्या क्या चीजें बनी हुई है हमारे इंटरनेट पे। तो सबसे पहली चीज जो साइबर क्राइम में आता है, कंप्यूटर अटैक। ठीक है, कंप्यूटर अटैक में क्या होगा कि कोई भी बंदा होगा किसी के भी कंप्यूटर या सिस्टम पे अटैक करेगा, उसकी चीजें चुरा लेगा, उसका डेटा करप्ट कर देगा, उसका डेटा लॉस कर सकता है या उसको डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, ये सारी चीजें। इसी तरह वायरस है, कोई वायरस अटैक कर सकता है लोगों के डेटा को करप्ट करने के लिए। मालवेयर्स हैं, ठीक है, मालवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, कोड होते हैं जो कंप्यूटर पे एक्सेस, कंप्यूटर का डेटा किसी और का डेटा एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। रेजमवेयर, ठीक है, रेजम अभी हम सबके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेजमवेयर, डिसेबल डेटा, डैमेज डेटा या फिर ब्लैकमेलिंग, ये सब चीजें किस में आती हैं? साइबर क्राइम के अंदर। यानी कि इन सब चीजों को यदि कोई यूज कर रहा है तो वो सब क्या कहलाएंगी? साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि साइबर क्राइम होता क्या है और किन किन चीजों से कर सकते हैं साइबर क्राइम। कंप्यूटर अटैक करेंगे तो साइबर क्राइम में आएगा, वायरस अटैक करेंगे तो साइबर क्राइम, मालवेयर, रेजमवेयर, किसी का डेटा डिसेबल कर दिया, किसी का डेटा डैमेज कर दिया या किसी को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये सब भी हमारे, ये सब क्या है? साइबर क्राइम। ठीक है, और ये सब करने से क्या होगा? उस बंदे को फिजिकल हार्म होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा या मेंटल हेरेसमेंट होगी। और ये सब हम किसके खिलाफ कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर बंदे, ग्रुप के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या फिर कोई बड़े से देश के खिलाफ। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस और मालवेयर। अब हम देख लेते हैं कि जो वायरस और मालवेयर जो हम पीछे पढ़ी स्लाइड में पढ़ा था आखिर होते क्या हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है हमको, कि एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जाम है तो हमको सिंपल सा ये बुक में टॉपिक्स थे तो मैंने इनको लिया हुआ है। तो वायरस और मालवेयर आखिर होते क्या है? तो वायरस क्या होते हैं? कोड डिजाइन टू कॉपी इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय डेटा और करप्ट सिस्टम। यानी कि वायरस क्या है? एक तरीके का कोड है, ठीक है, कोड या स्क्रिप्ट है
जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, लोगों के यदि कंप्यूटर में डाल देते हैं यदि उस कोड को, तो क्या होगा, वह अपनी कॉपी बनाते जाएगा। 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपना कोरोना वायरस था ना, फैलते जाता है, इसी तरह ये भी वायरस क्या है, जो कोड है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, यानी कि 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2, इस तरीके से क्या होगा, वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, वो डेटा को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और सिस्टम को करप्ट करेंगे। इनका मेन काम क्या रहता है, डेटा को डिस्ट्रॉय करना या फिर सिस्टम को करप्ट करना। इसलिए बोलते हैं ना, जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा। तो वो क्या करता है, एक तो हमारी पूरी रैम खा जाता है, पूरी हमारी स्पेस खा जाता है, क्योंकि वो चीज बढ़ रही है, कोड बढ़ रहा है, मतलब हमारी जो स्पेस है वो क्या हो रही है, खत्म होते जा रही है, वो पूरी जगह घेरता रहता है। और क्या होता है, इसी तरह जब बिल्कुल जगह नहीं बचती है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन होने के लिए ही जगह नहीं मिलती है, और क्या होता है, एक समय आता है कि हमारा कंप्यूटर भी चालू नहीं होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मेट। ठीक है, तो इतना आपको सब समझ में आ गया होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस वह होता है जो खुद को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाते जाता है, और एक काम और करता है साथ में कि डेटा को करप्ट करता है और सिस्टम को खत्म करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय डेटा और करप्ट सिस्टम, या तो डेटा को खराब करेगा या तो सिस्टम को करप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था वायरस। अब इसी के साथ का एक और सगी संबंधी है, उसको बोलते हैं अपन मालवेयर। अब मालवेयर भी क्या है, एक तरीके का कोड ही है। ठीक है, ये सब खुराफाती लोग बनाते हैं वायरस और मालवेयर। तो मालवेयर भी क्या है, एक तरीके का क्या है, हमारा कोड। अब वो कोड क्यों बनाया गया है, वायरस तो मालूम है क्यों बनाया गया था। मालवेयर कोड डिजाइन टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम। अब इस मालवेयर का कोड का क्या काम है कि जिसके भी कंप्यूटर में डाला, उसके कंप्यूटर में आईडी डला हुआ, पासवर्ड डला है, तो वो कुछ ऐसा तरीका निकालेगा कि बिना आईडी पासवर्ड के भी उसके अंदर की सारी चीजें, उसका कोड, उसका डेटा, उसकी पिक्चर्स, सब कुछ वो आसानी से देख सकता है। ठीक है, या यूज कर सकता है, उस मशीन पे पूरा उसका एक्सेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट मालवेयर। ठीक है, तो कोड डिजाइन टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम, किसी सिस्टम जिस पे अपना अधिकार नहीं है, वो किसी और का सिस्टम है, उस पर आईडी डला हुआ है, पासवर्ड डला हुआ है, या उसके पर्सनल चीज है। अब हम क्या करेंगे, अपने को अनऑथराइज एक्सेस करना है उसका, कि हमको उसका आईडी पासवर्ड नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके सिस्टम को हम एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस कि वायरस क्या होता है और मैलवेयर क्या होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, और ये बुक में भी है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा हैकिंग। अब हैकिंग क्या होता है, ठीक है, हैकिंग तो सबको पता ही होगा कि होता क्या है। सब लोग बोलते हैं मैं हैक कर लूंगा, ये हैक कर लूंगा, फेसबुक हैक कर लूंगा, व्हाट्सएप हैक कर लूंगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, द एक्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम, यानी कि एक्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि हमको किसी चीज को एक्सेस करने का क्या नहीं है, ऑथराइज नहीं है। ठीक है, ऑथराइजेशन नहीं है, हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस चीज को यूज कर लो, इस कंप्यूटर को यूज कर लो या इस नेटवर्क को यूज कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं, हैक करते हैं। ठीक है, उसको हैक कर लेते हैं। मतलब हैक करने से मतलब कि हम उस सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, या मालवेयर का यूज करते हैं, या किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ के उस चीजों को एक्सेस कर लेते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, हैकिंग। उसको क्या कहा जाता है, हैकिंग। यानी कि हम पास उसका आईडी पासवर्ड नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, उस जो आईडी पासवर्ड वाली सिक्योरिटी है उसके अलावा हमने क्या किया, उस सिक्योरिटी को तोड़ा, और बिना आईडी पासवर्ड के हमने उस चीज को एक्सेस कर लिया। उसी को क्या कहते हैं, हैकिंग। यानी कि एक्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, कोई भी डिजिटल सिस्टम है, यानी कि कोई नेटवर्क है, कोई कंप्यूटर है, ठीक है, या कोई मोबाइल है, कोई वेबसाइट है, उसमें हम एक अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं किसी भी चीज को, तो उसे क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब हैकिंग भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, अब 2 प्रकार में पहली होती है इथिकल हैकिंग। अब इथिकल हैकिंग क्या होता है, हैकिंग डन विद पॉजिटिव इंटेंट। ठीक है, यानी कि हम चोरी तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए चोरी कर रहे हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए। ठीक है, अभी देखा होगा कि कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनका काम क्या रहता है, वो क्या बोलते हैं, चोरी करते हैं। किसके घर चोरी करते हैं, वो चोर के घर ही चोरी करते हैं। ठीक है, वहां से पता लगाया जाता है कि चोर के पास क्या क्या है, या वो चोरों के साथ ही मिले रहते हैं,
और फिर उनका पता बता देते हैं। इसी तरीके का कुछ काम क्या कहलाता है, इथिकल हैकिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को चोरी करके देखते हैं कि इसको कितनी तरीके से चुराया जा सकता है। ठीक है, कोई वेबसाइट है तो उसमें वो देखते हैं कि यदि इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डला भी हुआ है तो फिर भी इसको किस तरीके से हैक किया जा सकता है, और यदि वो हैक कर देते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें ये कमी थी इसलिए ये हैक हो गया और आप इसको सुधार लें। तो इथिकल हैकिंग क्या होता है कि क्या करते हैं, हैकिंग डन विद पॉजिटिव इंटेंट। इसी तरह जैसे कि मान लो कि कोई चोर था, ठीक है, उसने क्या किया कि बैंक में चोरी कर ली, क्या किया, आईडी पासवर्ड बैंक का एक्सेस कर लिया और वहां पूरे के पूरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। अब इस चीज के लिए भी क्या होता है, उनके पास तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रहते हैं कि वो अपना लोकेशन छुपा के रखते हैं, वो अपना आईडी पासवर्ड छुपा के रखते हैं, वो अपना कंप्यूटर वीपीएन वगैरह से, ठीक है, जो भी अपना आईपी एड्रेस है वो सब छुपा के रखते हैं। उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको पकड़वाने में कौन मदद करते हैं, अपने ये इथिकल हैकर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके ही तरह सोचते हैं और उनके ठिकानों को पता लगाते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं, और उनके ही सिस्टम में एक्सेस करके क्या करते हैं, उनको ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा किस तरीके से वो इस तरीके की चीजें करते हैं। तो सीधी सिंपल बात यह है कि इथिकल हैकिंग क्या होती है, अच्छे कामों के लिए की गई हैकिंग को क्या बोलते हैं, इथिकल हैकिंग। यानी कि चोर के कंप्यूटर में ही अपन ने हैक करके यह पता लगा लिया कि उसने चोरी कैसी की है, ठीक है, या फिर अपन ने चोर के कंप्यूटर से ही पूरे के पूरे पैसे वापस क्या कर लिए, बैंक में ट्रांसफर कर लिए अपने, और इससे क्या हुआ, बैंक वालों को फायदा हो गया। ठीक है, तो क्या क्या काम रहता है, टेस्ट सिक्योरिटी। इथिकल हैकर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से टेस्ट करते हैं, वो उसको हैक करके बताते हैं। जैसा कि आपने ओम जे जगदीश पिक्चर देखी थी, उसने क्या किया था, 100 सेकंड के अंदर ही क्या किया था, उनके सिस्टम को हैक कर दिया था और बोला था कि आपके सिस्टम में ये सिक्योरिटी की कमी थी। ठीक है, तो वो क्या था, एक तरीके का इथिकल हैकिंग। इसी तरह क्या करते हैं, कैच हैकर्स, जो हैकिंग करते हैं, जो किसी का डेटा चुराते हैं, उनको पकड़ने में भी कौन मदद करते हैं, ये इथिकल हैकर्स। और तीसरा क्या काम करते हैं, हेल्प्स इन साइबर सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी है साइबर की उसको बनाने में हेल्प करते हैं इथिकल हैकर्स। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इथिकल हैकिंग। अब दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इथिकल हैकर। ठीक है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि नॉन इथिकल हैकर्स क्या होते हैं, हु ट्राइज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील डेटा और डैमेज। ठीक है, अब इस तरीके के हैकर्स होते हैं जो किसी के कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि उनके आईडी पासवर्ड के बगैर उनके डेटा को एक्सेस करते हैं या फिर चुरा लेते हैं या डैमेज कर देते हैं। उनको किस तरीके का बोलते हैं, नॉन एथिकल हैकर्स, यानी कि वो बुरे हैकर्स होते हैं। यानी कि उनका काम क्या रहता है, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना और उसके डेटा को क्या करना, या तो चुरा लेना या फिर उनके डेटा को खराब कर देना। ठीक है, और ऐसा करते क्यों हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, ताकि उनको क्या कर सकें, टॉर्चर कर सकें, उनको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उनका डेटा लॉस हो जाए, या कोई कंपनी है तो वो कंपनी डूब जाए। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए वो क्या करते हैं, नॉन एथिकल हैकिंग करते हैं, और उन हैकर्स को क्या कहते हैं, नॉन एथिकल हैकर्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ओम जे जगदीश, अभिषेक बच्चन। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको, आपने देखी होगी यदि ओम जे जगदीश पिक्चर, तो उसमें क्या होता है, अभिषेक बच्चन क्या करता है, नॉन एथिकल हैकिंग करता है। वो क्या करता है, कॉलेज के कंप्यूटर को एक्सेस करता है और वहां से क्या करता है, उस कॉलेज के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं एग्जाम के, उसको क्या करता है, चुरा लेता है। तो ये क्या अच्छे कामों के लिए उसने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज किया, नहीं किया। ठीक है, तो उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज था, बट उसने क्या किया, उस प्रोग्रामिंग के नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके डेटा को चुराने में उसको यूज किया। तो उसको क्या कहा जाएगा उस समय, नॉन एथिकल हैकर। लेकिन उसी पिक्चर में बाद में उसको समझ आई और उसने क्या बोला, वो सुधरा और एक कंपनी में जाके क्या किया, वहां पे कुछ बड़ा सा प्रेजेंटेशन चल रहा था, उसने वो बोला कि वहां पे क्या बोला उसने, कि मैं इस सिस्टम को 100 सेकंड के अंदर इसको हैक कर सकता हूं। और वहां पे उसने क्या बताया, 100 सेकंड के अंदर उसको हैक कर लिया, और इसके बाद क्या किया, उस कंपनी ने उसको हायर कर लिया और उसको उसमें जॉब मिल गई। और वहां फिर वो किसकी तरह यूज होने लगा, मतलब किसकी तरह काम करने लगा, एथिकल हैकर। यानी कि वो सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी रहती थी, जो भी सिक्योरिटी की कमी रहती थी, उसको वो पूरा करने में हेल्प करता था। ठीक है, वो हैक करके बता देता था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको वो ठीक कर देता था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एथिकल हैकिंग एंड नॉन एथिकल हैकिंग। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स भी हमारे सिलेबस में है,
सो होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट और ईमेल दैट लुक्स ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू यूजर टू फ्रॉडेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो हिंदी में बहुत ही आसान है। ये फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसी वेबसाइट या ईमेल आता है जो बिल्कुल ऐसा रियल लगता है कि ये पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक बंदे ने ही भेजा है, और आप क्या करते हो, उसको अपनी ड्रेस दे देते हो। ठीक है, वो मेल ही इसलिए आया होता है कि वो बोलता है कि आपका कुछ लॉटरी लगी है, हम एसबीआई से बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके क्रेडिट कार्ड्स पे पॉइंट्स मिले हैं, तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स, आईडी, पासवर्ड भेज दीजिए, तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और उसमें बढ़िया एसबीआई का लोगो लगा रहता है। ठीक है, जो बैंक रहता है उसका लोगो बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है। इसी तरह कोई वेबसाइट रहती है, सेम फेसबुक जैसी वेबसाइट बना के दे दी आपको, इंस्टाग्राम की जैसी वेबसाइट बना के दे दी, उसका यूआरएल चेंज रहता है, लेकिन जैसे ही आप ओपन करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अमेजोन चल रहा है या इंस्टाग्राम चल रहा है। और वो बोलता है कि अपनी डिटेल सेंड करो इस पे, सो आपको क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा या आपको कूपन्स मिल जाएंगे, ताकि आप ई कॉमर्स पे आपकी शॉपिंग कर सकते हो या इस तरीके की चीजें। सो वो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल रहती है, लेकिन वो फेक वेबसाइट्स रहती है या फेक ईमेल्स रहते हैं, और हमको लगता है कि वो रियल बंदे ने भेजा है, और हम क्या करते हैं, उसमें अपनी पर्टिकुलर पर्सनल डिटेल्स या सेंसिटिव डिटेल्स उसको दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके के जो ईमेल्स हैं या कॉल्स हैं या टेक्स्ट मैसेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं, उसको क्या कहा जाता है, फिशिंग। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस तरीके के फेक चीजों को यूज करके लोगों का पर्सनल डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, फिशिंग। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा कि फिशिंग क्या होता है। फिशिंग मतलब कुछ नहीं, जो चीज किसी भी ओरिजिनल चीज का एक डुप्लीकेट वर्जन बना के किसी यूजर को प्रेजेंट करना और उससे उसकी पर्सनल डिटेल चुरा लेना, उसी को क्या कहते हैं, फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, अब आते हैं एक नए प्रकार के चोर जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। समझ में ही आ रहा होगा आइडेंटिटी थेफ्ट नाम से कि क्या होता है। थेफ्ट मतलब तो होता है चोर, और आइडेंटिटी होता है पहचान, यानी कि किसी की पहचान चुराने वाले चोर को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। और वो क्या करता है, सीधी बात है कि किसी के भी कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, उसकी पर्सनल डिटेल निकालेगा, फिर अब क्या करेगा, वो यूजेस अदर्स आइडेंटिटी फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर्स। वो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में से क्या करेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का यूज वो किस लिए करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए करेगा। ठीक है, कि आपको पता चल गया, उस बंदे को, उस चोर को पता चल गया आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी फोटो पता है उसको, है सब कुछ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बढ़िया अपनी आईडी बना लेगा फेसबुक पे या कुछ भी चीज करेगा, और क्या करेगा, लोगों से पैसा मांगना चालू कर देगा, या आपके नाम से किसी को धमकाना चालू कर देगा। ठीक है, या आपके नाम से किसी को ईमेल कर देगा और बोलेगा कि भाई मुझे 5,000 की जरूरत है, मेरे अकाउंट में सेंड कर दे, और खुद का अकाउंट नंबर दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, वो आपकी पहचान का यूज करके क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरीके के थेफ्ट को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। अब ये आइडेंटिटी थेफ्ट भी 3-4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं हमारे पास। तो पहला है फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। अब फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या करेगा, यूजेस अदर्स आइडेंटिटी फॉर फाइनेंशियल गेन। ठीक है, किसी और की पहचान, अभी फेसबुक पे बहुत चल रहा है, किसी और की पहचान का यूज करके क्या करते हैं, वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैसेंजर पे अपनी फेसबुक पे आईडी बना ली और तुम्हारी फोटो डाल दी, तुम्हारा नाम डाल दिया, एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, और आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, आपको लगेगा कि आपके दोस्त की आईडी है, फिर आपको मैसेज आएगा कि हाय, बहुत अर्जेंट है, मैं परेशान हूँ, मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैं हॉस्पिटल में, प्लीज अर्जेंटली मुझे गूगल पे कर दो और इतने पैसे भेज दो। तो ये क्या हुआ कि उसने क्या किया, आपकी आइडेंटिटी का यूज करके आपके फ्रेंड से पैसे मांग लिए। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं दूसरा है हमारा क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। नाम से चलेंगे बिल्कुल सब कुछ। फाइनेंशियल मतलब वो पैसों के लिए करेगा चोरी वगैरह या क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। अब क्या करेगा, डू क्रिमिनल एक्टिविटी फ्रॉम अदर्स नेम। इसके अलावा क्या करेगा, आपका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब मालूम है, अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा आपके
नाम से, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी में वो कुछ भी कर सकता है, किसी को धमका सकता है, किसी को ईमेल भेज सकता है, किसी सीएम को ईमेल भेज दिया आपके नाम से कि मैं गोली मार दूंगा आपको, तो लोग आपको पकड़ लेंगे, आप फंसोगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि क्रिमिनल वाले काम करने के लिए वो आपकी आइडेंटिटी का यूज करेगा, ठीक है। अब तीसरा होता है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होगा, क्रिमिनल सीक्स मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग ए स्टोलन आइडेंटिटी, ठीक है। कि यदि कोई थेफ्ट है, कोई चोर है, यदि उसको कुछ मेडिकल की चीजें चाहिए या मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए या उसको कुछ ड्रग्स चाहिए, मेडिकल ड्रग्स यानी कि दवाइयां चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपके नाम से वह दवाइयां ले लेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये सोच रहे होगा कि दवाइयों के लिए वो मेरे नाम का क्यों यूज करेगा, तो आपको मालूम है कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। तो जैसे कि आतंकवादी हो गया, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, तो वो कैसे दवाइयां बुलवाएंगे, उनको कुछ ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, ठीक है, कोई भी उसको देख लेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स पहचान सकते हैं, कुछ भी, तो बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा आपने। तो वो क्या करेंगे, आपके नाम से बढ़िया आईडी बनाएंगे अमेजोन पे या किसी पे भी, और ऑनलाइन किसी भी तरीके की जिनको मेडिकल या ट्रीटमेंट लगेगा तो वो करवा सकते हैं, या आपका नाम यूज करके वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो उनको कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यदि वो उनके नाम से ही करेंगे कुछ भी काम, तो क्या होगा, वो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं। फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, और मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। तीनों में नाम लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल, क्रिमिनल और मेडिकल। फाइनेंशियल गेन के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, और मेडिकल की सुविधाएं लेने के लिए क्या करता है, आइडेंटिटी यूज करेगा, किसकी, किसी और की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर, ठीक है। तो पहले तो अपन इस चोप लिखा हुआ है रैंसमवेयर, उसके बारे में समझ लेते हैं। रैंसम का मतलब क्या होता है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। क्या होता है, फिरौती। देखा होगा अपन ने पिक्चरों में, क्या बोलते हैं, हमने आपके बच्चों को उठा लिया है, 10 लाख रुपए दे देना, ब्रिज के नीचे आ जाना, रात को 9 बजे हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, और हाँ, पुलिस में बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो बच्चे को जान से मार देंगे। उसी को क्या कहा जाता है, रैंसम, यानी कि फिरौती। उनसे बोलते हैं कि भैया पैसे दोगे तो ही हम आपको ये चीज लौटाएंगे, ठीक है। अब रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर भी वही होता है। इसमें क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट अटैकर यूजेस टू गेन एक्सेस टू सिस्टम एंड ब्लॉक यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा, यूजली बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, मालवेयर का यूज करते हैं, और आपके कंप्यूटर में क्या करते हैं, घुस जाते हैं, एक्सेस कर लेते हैं मालवेयर के यूज से आपके कंप्यूटर को, और आपका जो भी डेटा है, फोटोज, वीडियोस, डाटा, पर्सनल डेटा, उन सबको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब उसको ऐसी भाषा में बदल देता है जिसको आप रीड नहीं कर सकते, या ना तो एक्सेस कर सकते, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एक तरीके से। तो आप फोटो खोलने की कोशिश करोगे तो नहीं देख पाओगे कुछ भी। आप कोई डेटा है, आपकी एक्सेल सीट है, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें कोई दूसरी भाषा में लिखा रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा रहेगा, सिंबल्स के फॉर्म में कर देंगे वो डेटा को, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, आपके सारा डेटा को चेंज कर दिया है, खराब नहीं किया है, बस आपको क्या कर दिया है, आपको उस डेटा को यूज करने से क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, अब मांगेंगे वो आपसे पैसे, ठीक है। अटैकर ब्लैकमेल्स विक्टिम टू पे फॉर गेटिंग एक्सेस टू डेटा, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो अटैकर्स, क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, और वो आपसे पैसे मांगते हैं कि हम आपको एक ही कीमत पे वापस इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करके डेटा देंगे। कब, जब आप हमको पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो फिरौती मांगते हैं। थ्रेटन टू पब्लिश पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा, फोटोग्राफ्स अनलेस रैंसम इज पेड, और वो आपको धमकी भी देते हैं कि हम आपका पर्सनल या सेंसिटिव डेटा, फोटोग्राफ्स, वीडियोस क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, यदि आप हमको क्या नहीं करोगे, रैंसम इज पेड, जब तक आप हमको क्या नहीं दोगे, फिरौती या रैंसम नहीं दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाता है, रैंसमवेयर, ठीक है। इसी अटैक को क्या कहा जाता है, रैंसमवेयर अटैक, और ये क्या है, एक तरीके का मैलवेयर है, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर या कोड होगा जो क्या करेगा, आपके सिस्टम को एक्सेस करके क्या करेगा,
आपके सारे डेटा को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा या इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब आप रीड नहीं कर पाओगे उस डेटा को, ठीक है। फिर जो रैंसमवेयर से जिसने अटैक किया है वो अटैकर आपको क्या करेगा, कॉल करेगा या ईमेल करेगा या किसी भी चीज से आपको कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं आपका डेटा डिक्रिप्ट तभी करूंगा जब आप मुझको क्या दोगे, पैसे दोगे, ठीक है। तो पूरा काम किस चीज के लिए हो रहा है, पैसे के लिए होगा। और वो बोलेगा कि जब तक पैसे नहीं दोगे या आप पैसे नहीं दोगे तो जो भी पूरा डेटा है धमकाएगा। तुम बोलोगे कि हाँ हो गया, इनक्रिप्ट हो गया तो हो गया, मैं नहीं देने वाला पैसा, तो वो क्या बोलेगा, आपको धमकाएगा। वो बोलेगा कि यदि आपने पैसे नहीं दिए तो मैं जो आपकी ये फोटोज वीडियोस वगैरह जो भी मेरे पास है उसको क्या कर दूंगा, मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब अपने पास तो कोई ऐसी फोटोज वीडियोस या अपना डेटा वो पर्सनल पब्लिक कर भी दे तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि ये कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसके पास यूजर्स का डेटा है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज को वो पब्लिश कर दे या वो किसी और बंदे को दे दे तो क्या होगा, हमारी कंपनी को घाटा हो सकता है, हम लॉस में जा सकते हैं। सो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डेटा शेयर हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, या हमारा पर्सनल लोगों का यूजर्स का डेटा है, यदि वो पब्लिश हो गया तो यूजर सारे के सारे हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे कि हमने आपको दिया था, आपने हमारा डेटा सिक्योरिटी से नहीं रखा। यानी कि फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कंपनी का कोई डेटा चुरा ले और लोगों की फोटोज वीडियोस डेटा चैट्स वगैरह क्या कर दे, वो पब्लिश कर दे कि इन दोनों के बीच में ये बातें हो रही, तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो रैंसमवेयर का काम यही रहता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो रैंसमवेयर एक सिंपली सा क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ मालवेयर, एक तरीके का मालवेयर है जो क्या करता है, एक अटैकर यूज करता है, वो सिस्टम में जाएगा और आपके डेटा को क्या कर देगा, सीज कर देगा। मतलब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीज ओपन करने की कोशिश करोगे तो ओपन नहीं होगी, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देंगे और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वह पैसे मांगते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ स्प्रेड, अब ये जो रैंसमवेयर है वो कहां कहां से आ जाता है हमारे सिस्टम में। पहला तो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब यदि आपको कुछ एड्स दिख रही हैं, आप कुछ ऐसी अननोन वेबसाइट पे गए, वहां पे आपको ऐड मिली, आपने ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो आपके सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि क्लिक करने पे भी हमारे सिस्टम में बहुत सी चीजें डाउनलोड हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि आप कुछ खरीद रहे हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट में क्लिक किया लेकिन रैंसमवेयर डाउनलोड हो गया, ठीक है। ईमेल, कि आपको कोई ईमेल आया, अननोन पर्सन ने भेजा, आपने उस ईमेल को क्लिक किया, वो सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। अनसिक्योर वेबसाइट, कुछ ऐसी वेबसाइट पे चले गए आप जो अनसिक्योर है, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है जिसपे, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, आपको रैंसमवेयर आपको अटैक कर सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और गेम्स डाउनलोड फ्रॉम अननोन वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो सिक्योर नहीं है, जो अननोन है, ठीक है। अननोन वेबसाइट हमें मालूम है कौन सी होती है, HTTP वाली होती है, HTTPS होती है, सिक्योर वेबसाइट होती है, ठीक है, जिनका नाम रहता है कि आप वहां से पर्टिकुलरली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल पे क्या होता है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर है, तो वहां से जो भी हम डाउनलोड करते हैं तो वो गूगल वाला रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हाँ इसमें किसी प्रकार के वायरस नहीं है या इसमें किसी प्रकार के ऐसी एप्स नहीं है जो आपके डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें वहीं से क्या करना चाहिए, डाउनलोड या एक्सेस करना चाहिए। तो यदि हम अननोन वेबसाइट या अननोन ऐप स्टोर से कोई भी चीजें डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके के अटैक्स होने की संभावना हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक रैंसमवेयर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बैक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हमारे क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये साइबर क्राइम को किस तरीके से बचा जा सकता है उन सब चीजों से या रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें क्या करते रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज बैकअप डेटा। हमें हमारे डेटा का बैकअप लेते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी वायरस, जैसे कि बोलते हैं यार मान लो मेरे सिस्टम में ही है, पूरी वीडियोस डली हुई है यूट्यूब की, अब क्या हुआ कि मेरे कंप्यूटर में वायरस लग गया, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी सारी वीडियो करप्ट हो गई, ठीक है। तो अब मुझे वो डेटा कहाँ से मिलेगा, जो पूरी वीडियोस डिलीट हो गई हैं, ठीक है, जो मैंने बनाई होंगी वो मुझे मिल जाएगी मेरे बैकअप से। तो हमेशा क्या करना चाहिए, बीच बीच में 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, या 2-3 दिनों के अंदर हमको हमारे डेटा का बैकअप रखते रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा का, ठीक है, कि जो हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं या पर्सनली या स्कूल का डेटा है, PDF हैं या नोट्स हैं, हम उनको क्या करें, सेव करके रखें। हमारे पास पेन ड्राइव में अलग से सेव करके रखें, या हार्ड डिस्क में सेव करके रखें, या हमारे गूगल ड्राइव पे सेव करके रखें, ठीक है। तो बैकअप कर सकते हैं डेटा को, तो उससे हमारा साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है कि करप्ट हो भी गए तो हम उसको बैकअप से फिर से डेटा ला सकते हैं। दूसरा, अवॉइड इंस्टॉलिंग
पायरेटेड गेम्स और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमें कभी भी पायरेटेड गेम और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, पायरेटेड हमें मालूम है कि जो क्या कहते हैं की वाले रहते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट पे डाल देते हैं कोई भी गेम। मान लो कि सपोज एक पबजी गेम है, तो क्या होगा, ऑफिशियल तो वो प्ले स्टोर पे मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया वालों ने बैन कर दिया, तो हम किसी और वेबसाइट पे जाके उसका एपीके डाउनलोड करके ले आ रहा है और उसको क्या कहते हैं, पायरेसी। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ है नहीं, हमारे इधर पे उसको बैन किया गया है, लेकिन हम किसी अन्य तरीके से उसको डाउनलोड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, पायरेसी। ठीक है, या पायरेटेड कोई मूवी रहती है। तो ये सब चीज़ों का यदि हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम सिक्योर एंड नोन वेब, मतलब हमको हर चीज, कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, गेम डाउनलोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो सिक्योर और नोन वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब भी हम बाहर से कोई एपीके डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो अलग से क्या देता है, एक वार्निंग देता है, दिस एपीके मे हार्म योर मोबाइल। ठीक है, इस तरह की कुछ वार्निंग आती है नीचे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर आप करते हो तो वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो आपको एक वार्निंग दी जाती है, अवॉइड विजिटिंग अनवेरिफाइड वेब। ठीक है, जो अनवेरिफाइड वेब होती है उस पर आपको विजिट करने से बचना चाहिए। ठीक है, नो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है, उस पर अपन क्लिक करते हैं तो जो ब्राउजर है वो एक वार्निंग देता है कि इसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद पूछता है डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, और वैसे तो स्टिल वांट टू कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और यदि हम कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे केसेस बन सकते हैं कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है या वायरस आपके कंप्यूटर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, आप हमेशा जो भी चीज यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमेशा आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, मतलब कोई आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सके आपका पासवर्ड। इसके अलावा डू नॉट एग्री फॉर कुकीज ऑन अननोन साइट्स। ठीक है, जब भी हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो क्या बोलता है, डू यू वांट टू सेव कुकीज, तो आप हर जगह पे कुकीज को सेव न करें। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है, जो आप जानते हैं उसी वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, आपको मालूम है फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुकी सेव कर सकते हैं, वो सिक्योर है, सेव है। ठीक है, और बैंक वेबसाइट है, हमको मालूम है कि ये जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, तो हम उनकी कुकीज सेव कर सकते हैं। लेकिन अननोन वेबसाइट है, आप पर्टिकुलरली कुछ नोट्स या कुछ पढ़ने के लिए गए हैं तो वहां पे कुकीज मांग रहा है, तो आप उसको सेव ना करें। ठीक है, इसी तरह ऑलवेज यूज सिक्योर नेटवर्क एट होम विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट रेगुलरली। ठीक है, हमेशा आप सिक्योर नेटवर्क का यूज करें, घर पे करें, ये नहीं कि कहीं पे भी जाके वाईफाई, रेलवे स्टेशन पे वाईफाई है उससे कनेक्ट करके, या कहीं पे स्टोर क्या बोलते हैं, साइबर कैफे है, वहां से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करें, अपना पर्सनल नेट हो या आपके घर का नेट हो, और विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट रेगुलेटरी। ठीक है, कि आप पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखें और उसको बीच बीच में बदलते रहें। तो ये सब क्या है, कॉम्बैक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। ठीक है, हम इन चीजों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं साइबर क्राइम से। सो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, अब कुछ एक्ट्स बने इन सारी चीजों के लिए कि जो लीगल मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंटरनेट यूजर, यानी कि हम सब जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन सब चीजों की सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, उसको और छोटे नाम से बोला जाता है आईटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 also known as ICT Act amended in 2008। ठीक है, जो 2008 में आया उसमें क्या क्या चीजें आई, provides guidelines to the user on the processing, storage and transmission of sensitive information। ठीक है, एक रूल्स बनाए गए कि इनके लिए, यूजर के लिए, किस चीज के लिए, कि उनका डेटा किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए या ट्रांसमिट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनी, कुछ गाइडलाइंस बनी। तो एक्ट मतलब वही होता है, किसी भी प्रकार के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, या गाइडलाइंस बनती है, किसी चीज को हमें फॉलो करना है, तो उसके लिए जो आया हमारे पास रूल, वो उसको क्या कहा गया, आईसीटी एक्ट। तो इसमें क्या कहा गया, किस तरीके से यूजर का डेटा प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, ट्रांसमिट होगा, उसके लिए क्या बनाई गई, गाइडलाइंस बनाई गई। इसके अलावा दूसरा क्या काम हुआ,
provides legal framework to electronic government for giving governance, provides legal framework for electronic governance by giving recognition to electric records and digital signature। एक क्या बनाया गया, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया दिया, ठीक है, किसने, आईटी एक्ट में। उसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि जो भी सारी चीजें हमको इलेक्ट्रॉनिक ही करना है उसके लिए क्या किया गया, एक पहचान दी गई, ठीक है। किस चीज से पहचान दी गई, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि अब किसी चीज की जेन्युइनिटी हमें पता करनी है, जैसे हमारा वो बनता है ना, जाति प्रमाण पत्र बनता है या कुछ एक ऐसे लीगल रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो उसमें हम सिंपली कोई साइन तो कर नहीं सकते क्योंकि वो डिजिटली हमारा कंप्यूटर में स्टोर रहता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, जेन्यून है। या हमारे पास कोई सर्टिफिकेट आता है, हमने किसी जगह से ग्रेजुएशन किया डिस्टेंस लर्निंग से, तो वहां पे उस डायरेक्टर के सिग्नेचर तो डिजिटली वो क्या कर नहीं सकता, ठीक है, कोई भी कर सकता है वो सिग्नेचर, तो या कोई भी अपलोड कर सकता है डिजिटली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिग्नेचर जेन्यून है, तो उसके लिए हमारे पास आता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम उसकी जेन्युइनिटी को पहचान सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर बंदे के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर जारी होता है और वो क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मेट रहता है, उसमें कुछ कोडिंग टाइप की रहती है, तो वो उस डिजिटल सिग्नेचर से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये उसी बंदे ने भेजा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि इन डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके आप किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइनिटी यूज कर सकते या जेन्युइनिटी पता कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है। जैसे कि अभी आते हैं हमारे पास, हम क्या बोलते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनाते हैं लोक सेवा केंद्र वाले, वो सब कैसे रहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वाले रहते हैं। उसमें डिजिटली साइन रहता है, एक छोटा सा नीचे बना रहता है, एक ब्लैक सा, ठीक है, एक बार कोड टाइप का कुछ रहता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स एंड पेनाल्टीज फॉर देम, ठीक है। उसमें क्या रहता है, साइबर क्राइम के बारे में क्या रहता है, आउटलाइन साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन सी क्राइम्स हैं, ठीक है, किसको साइबर क्राइम में लाया जाएगा, कि कोई किसी को धमकी दे रहा है वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ चीजें चुरा रहा है, डेटा को चुरा रहा है, डेटा को करप्ट कर रहा है, तो वो सबके बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी चीज साइबर क्राइम में आएंगी और पेनाल्टीज फॉर देम, और उसके लिए उनको क्या सजा मिलेगी, क्या पेनाल्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या फिर इसको बोलते हैं आईटी एक्ट, ठीक है। ये सब वैसा ही है जैसा कि हमारे नॉर्मल लाइफ में कुछ अपराध करने के लिए कुछ सजाएं हैं, वैसे ही इन्होंने आईटी एक्ट बनाया है जिसमें बताया गया है कि किस चीज को किस तरीके से करना है और उस तरीके से नहीं करोगे तो उसके लिए क्या सजाएं हैं, क्या पेनाल्टीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई वेस्ट हजार्ड एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि अब ई वेस्ट हजार्ड क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है उसका, ठीक है। तो ई वेस्ट क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि वो सारा कचरा जो हमारे घर पे पड़ा रहता है, खराब मोबाइल, खराब लैपटॉप, खराब कीबोर्ड, ठीक है, खराब चार्जर, उन सब चीजों को, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्पीकर, प्रिंटर, जो भी चीज खराब हो गई है जिनका हम यूज नहीं करते हैं, वो कबाड़ की तरह कचरे की तरह पड़ा रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ई वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है ई वेस्ट, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है WEEE, यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज अ मेजर कंसर्न, यानी कि यही जो कचरा है वो आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्न का टॉपिक हो गया है। हमें इसके लिए बहुत सोचना विचारना चाहिए क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, ग्लोबली 5% ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ई वेस्ट, जो पूरे दुनिया में 5% का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है वो क्या रहता है, हमारा ई वेस्ट निकलता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या है, हानिकारक है, क्योंकि ई वेस्ट को आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, आसानी से उसको रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं पे भी हम मिट्टी में भी दफनाते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है, खुला छोड़ देते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम वाला विषय बनते जा रहा है। और हर दिन हमें मालूम है कि हमारे घर में भी 2-3 मोबाइल, हेडफोन्स, ईयरफोन्स या चार्जर्स पड़े ही रहते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है,
ई वेस्ट, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट और एनवायरमेंट, अब ये जो हमारा ई वेस्ट निकल रहा है, कचरा निकल रहा है रोज का, उससे हमारे एनवायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम है, ये इसमें भी आया हुआ था हमारे एमसीक्यूज में भी यही क्वेश्चन कि किस किस चीजों पे अफेक्ट करता है। तो हमें पता है एयर पोल्यूशन होता है, यदि जब ये हमारे ई वेस्ट हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इनको जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट हार्मफुल गैसेस होती हैं, फ्यूम्स निकलते हैं और हैवी मेटल्स रहते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एयर के साथ मिलके क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि दूसरा बात करें वाटर पोल्यूशन, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रहते हैं, मान लो बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल्स रहते हैं, बैटरी के अंदर लिक्विड रहता है, ठीक है। हर एक चीज में बैटरी लगी रहती है, ड्राई बैटरी लगी रहती है, उसमें भी कुछ ब्लैक कलर का हमारे पास लीड रहता है, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट रहते हैं, उसमें बहुत सी चीज रहती हैं। तो यदि वो चीज हमने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स हो गई, ठीक है, पहले तो सपोज आपने लैंड में भी फेंक दी और बारिश हो गई तो वो लैंड वाटर से मिक्स होकर पानी के साथ मिल गई, तो वो क्या होगा, इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का पॉल्यूशन, यानी कि यदि ई वेस्ट है तो उससे एयर पॉल्यूशन भी होगा और उससे वाटर पॉल्यूशन भी होगा। तीसरा हो जाता है हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन। हमें हम मालूम है कि जो भी हमारा ई वेस्ट है, यदि वो इनकेस हमारे क्या बोलते हैं लैंड में चला गया या सॉइल में चला गया, तो क्या होगा, हमें मालूम है कि वो डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक के रहते हैं, इक्विपमेंट्स बैटरीज रहती हैं, मेटल्स रहते हैं, वो क्या होंगे, गलेंगे नहीं, डिकम्पोज नहीं होंगे, उनका खाद नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब उनको कोई जो भी हमारे हैं उसको क्या बोलते हैं, यदि हमने लैंड में मिक्स कर दिया तो वो क्या होगा, पूरा केमिकल्स क्या होगा, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और सॉइल इनफर्टाइल हो गई। सीधे की बात है कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा, वहां पे कुछ चीज पैदा नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें, और वो पॉइजनस हो सकती है वह जगह। तो इन तीनों चीजों पे क्या होगा, एनवायरमेंट पे इफेक्ट करेगा हमारा ई वेस्ट। यानी कि ई वेस्ट से क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो सकता है, क्या एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। और एमसीक्यू में हमने क्या पढ़ा था, नॉइस पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, तो नॉइस और साउंड पोल्यूशन नहीं होता है, याद रखना। सो एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू ई वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन, ठीक है। एनवायरमेंट में तो पता चल गया कि एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन होता है। अब ह्यूमंस पे क्या फर्क पड़ता है, लीड इन ई वेस्ट इंटर बॉडी इफेक्ट्स किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ये जो लीड रहता है ई वेस्ट के अंदर, ठीक है, लीड जो हमारा केमिकल है, एक तरीके का मेटल है, तो वो क्या करता है, यदि वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो किडनी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ई वेस्ट बर्न्स इमिट्स केमिकल बेरिलियम। यदि हम ई वेस्ट को जलाते हैं तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं बेरिलियम, और वो क्या करता है, कॉज स्किन डिसीज, एलर्जी एंड लंग कैंसर, ठीक है। तो ये स्किन डिसीज करेगा, एलर्जी करेगा और लंग कैंसर करेगा। तीसरा, बर्निंग इंसुलेटेड वायर्स कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, यदि हम जो वायर्स रहते हैं उनको, पिघले हुए वायर्स को जलाएंगे या वायर्स को भी जलाएंगे, जो उसके ऊपर कवर रहता है प्लास्टिक का, यदि वो जलेगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मरकरी इन ई वेस्ट कॉज रेस्पिरेटरी एंड ब्रेन डैमेज। यानी कि यदि अब मरकरी है, किसी ई वेस्ट में मरकरी कंटेंट है, यदि हम उसको जला रहे हैं तो क्या कर सकते, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैडमियम इन सेमीकंडक्टर जो चिप्स रहती हैं उसमें क्या रहता है, कैडमियम रहता है, ठीक है, कॉज डैमेज टू किडनी, लीवर एंड बोन, ठीक है, उससे किडनी, लीवर और बोन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। प्लास्टिक इन ई वेस्ट कंटेन हार्मफुल केमिकल एंड कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। जो प्लास्टिक रहता है, हमें मालूम है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं मैक्सिमम प्लास्टिक से ही बने होते हैं, और यदि वे जलेंगे तो क्या होगा, उसके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। ये सब क्या है, इम्पैक्ट्स ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन। ये सब तो आप आसानी से लिख सकते हो। कुल मिला के सारी चीजें, कुछ भी चीज यदि हमारी बॉडी में जा रही है वो केमिकल्स वाली है, तो सीधी बात है कि वो हमारे सारे शरीर को अफेक्ट करने वाली, मेंटली कर सकती है, फिजिकली कर सकती है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, आंखों में जलन होती है, ठीक है, ये सब चीजें होना है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन डैमेज होता है। सो ये सब आपको मालूम है कि कोई भी चीज जो हार्मफुल है, यदि वो हमारी बॉडी में जाएगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट,
अब मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, यानी कि जो हमारा ये सब ई वेस्ट निकल रहा है हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, ठीक है। तो हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये जो रोज का कचरा निकल रहा है 5% हमारा टोटल म्युनिसिपल का जो भी कचरा है वो ई वेस्ट है, तो हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो पहला है रिड्यूस। पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। तो रिड्यूस में हम क्या करेंगे, परचेज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू नीड। जितना नीड होगा हम सिर्फ उतनी ही परचेज करेंगे, यानी कि हमारे पास एक हेडफोन है, यदि हमारे एक हेडफोन से काम चल रहा है तो हम दूसरा हेडफोन ना खरीदें जब तक कि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। या फिर हमारे पास एक मोबाइल फोन है तो अननेसेसरी 2-3 मोबाइल ना खरीदें कि ये मोबाइल ले लेते हैं, ये वीडियो बनाने के लिए अच्छा है, और एक और मोबाइल खरीद लिया उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, और एक और मोबाइल खरीद लिया उसमें गेम्स वाले अच्छे चलेंगे। सो इस तरीके से मोबाइल इकट्ठे ना करें। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हर एक चीज अलग अलग ना खरीदें, जितनी नीड हो उतनी ही खरीदें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अपने नीड के हिसाब से खरीदें। दूसरा रीयूज। रीयूज में हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लो कि हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, उसकी एक बटन चलना बंद हो गया, तो हम उस पूरे कीबोर्ड को फेंकने की बजाय क्या करेंगे, उसको क्या करो, शॉप पे ले जाओ और उससे बोलो कि भैया इसको रिपेयर कर सकते हो या इसका एक पार्ट बदल के इसको ठीक कर दो और उसको फिर से रीयूज में लाओ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज खराब हो गई है हमारी, यदि उसमें वो थोड़े बहुत पैसे में ठीक हो रही है तो हम उसको ठीक करवा के फिर से यूज कर लें, ठीक है। तो इसी तरह जैसा अपना मोबाइल है, मोबाइल खराब हो जाता है तो फटाक से 1 सेकंड नहीं लगता और बोलते हैं कि नहीं पापा नया मोबाइल लेंगे हम, तो ऐसा ना करके हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं नए मोबाइल ना लेकर, ठीक है। वैसे करोगे नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा इसके अलावा, ठीक है, यही चीजें रीयूज। रीयूज में हम क्या करेंगे, जो चीज खराब हुई है हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ पार्ट्स को चेंज करके फिर से उसको रीयूज में लाएंगे, ठीक है। इसी में एक और टर्म आती है, द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड गुड्स एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। यानी कि जो पुरानी गुड्स हैं, यदि हमारे पास कोई पुरानी चीज पड़ी हुई है जो चालू हालत में है, यदि हम उसको फिर से बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिफर्बिशिंग, ठीक है। अमेजोन पे देखा होगा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें कुछ खराबी रहती है, उनको थोड़ा बहुत सुधार के फिर से उनको क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। वो कम कीमत में हमको मिल जाते हैं, सर्च करके देखना, ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप कम कीमत में अच्छे हेडफोन्स, टीवी, ठीक है, वो सब आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो यदि जिसे नहीं पता वो अमेजोन पे जाके अभी चेक करना कि रिफर्निश्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको आईफोन वगैरह भी रिफर्निश्ड मिल जाएंगे, 1000 से 2000 रुपए कम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रिफर्बिशिंग या फिर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी जिसको बोलते हैं रिसाइकल। रिसाइकल तो सबको मालूम ही है कि ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हो गए हैं, ना तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ना रिपेयर कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ रिसाइकिल करके उनको कुछ ऐसा बना देते हैं कि हम उनको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने कि कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उन लोग क्या करने लगे हैं आजकल, उसको रोड बनाने के लिए यूज करने लगते हैं, उसको डामर के साथ मिला के पिघला के क्या करते हैं, उसको मिक्स करके, मतलब उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज जो हार्मफुल रहती हैं चीजें जिनको जला नहीं सकते, जो फ्यूम्स निकलते हैं, उसके अलावा जो बचता है प्लास्टिक वगैरह बचता है या कुछ भी, उससे क्या कर रहे हैं उन लोग, रोड बनाने लगे हैं। तो ये क्या एक तरीके से यूज हो रहा है रिसाइकिल, मतलब अब वो बिल्कुल ही खराब हो गया, ना उसको रिपेयर कर सकते हैं, ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ना डिकम्पोज कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा यूज करें उसका कि उसको रिसाइकिल कर सकें, ठीक है, उसका कुछ और उपयोग कर सकें एक महीने से दूसरे। मान लो कि अपने पास कीबोर्ड रखा हुआ तो उसके कुछ यूज कर लें अपन, उसको घर में कुछ बना लें, उसका कुछ गमले टाइप का बना लें, या कुछ भी चीज जो आपको लगता है, अपन ने देखा होगा ना यूट्यूब वीडियोस में रहती है कि हम उससे क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं हो गया, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, कि जो हमारे पास कचरा कूड़ा है उससे हम क्या बना सकते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है उनसे हम कुछ अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये था हमारा रिसाइकिल। तो इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ई वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकिल दैट कैन नॉट बी रिपेयर, रिफर्बिश्ड और रीयूज, ठीक है। हम उनको ही रिसाइकिल करते हैं जिनको हम रिपेयर नहीं कर सकते, रिफर्बिश नहीं कर सकते या
यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अननेसेसरी जो यूज हो सकते हैं उनको क्यों हम रिसाइकिल करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। तो अब हमारे भारत में क्या क्या चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम ई वेस्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1918 में, जिसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं कि हम किस तरीके से ई वेस्ट को मैनेज करें, ठीक है। किस तरीके से उसको यूज करें, किस तरीके से उन सब चीजों को क्या करें, क्या बोलते हैं उसको, रिफर्बिश्ड करें। वो सारी चीजें जो भी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनको यूज करने का वो सब चीजें इस प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया, ठीक है। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी चीजें। इसी तरह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसका भी यही काम है कि जो भी ई वेस्ट वगैरह है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सके, या कोई फैक्ट्री में ई वेस्ट निकल रहा है तो उसको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा DIT। इसका भी यही काम है कि इंडिया में किस तरीके से ई वेस्ट को मैनेज किया जाए, और मैनेज किस तरीके से करा जाएगा वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। उसके लिए इनने रूल्स बनाए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, फैक्ट्रीज को गाइडलाइंस दिए हैं, हम लोगों को गाइडलाइंस दी है, और हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। और गाइडलाइंस में कुछ नहीं, वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है। रीयूज्ड, ये जो पीछे पढ़ी हुई है ना हमने, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये सब चीजें क्या हुए, गाइडलाइंस की तरह, रूल्स की तरह बना के कंपनीज को दिए हैं कि कंपनीज में आपके पास इतना कचरा निकलता है तो आप उसको एनवायरनमेंट में किस तरीके से डिकम्पोज करेंगे, किस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, प्योर करके भेजते। जैसे आता है ना कि आपके कंपनी से यदि केमिकल्स निकल रहे हैं तो उसको क्या करो, पहले उसको ट्रीट करो और उसके बाद नदियों में छोड़ो, ठीक है। नदियों में छोड़ते हैं वो, उसको पूरा प्योर करके नदियों में छोड़ा जाता है पानी को, इस तरीके से। तो ऐसे ही ये सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी यही काम है कि यदि ई वेस्ट वगैरह है या कोई कंपनी है वो किस तरीके से उसको मैनेज करेगी, उसके लिए गाइडलाइंस इन डिपार्टमेंट्स ने बनाया है, ठीक है। और यहीं पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इसको लाइक कर दें, और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। यहाँ पे हमारा खत्म होता है सोसाइटल इम्पैक्ट। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी यदि आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।